हेलो। हाँ, तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट। रदरफोर्ड का गोल्ड फॉयल एक्सपेरिमेंट क्या था, ये कैसे इसको किया गया था, इससे हम लोगों को क्या क्या जानने को मिला, इसके बाद हम लोग ने क्या क्या ऑब्जर्वेशन निकाला, आज हम लोग सब पढ़ने वाले हैं। इसके बाद रदरफोर्ड ने एक टोटली न्यू एक कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस किया न्यूक्लियस का, जो कि इससे पहले किसी को नहीं पता था, किसी को कोई आइडिया तक नहीं था कि न्यूक्लियस भी कुछ हो सकता है। उसका नाम न्यूक्लियस दिया गया, जो कि एटम के सेंटर पे होता है, जिसको हम लोग आज न्यूक्लियस के नाम से जानते हैं। तो इन्होंने एक अलग ही सेक्शन ऑफ केमिस्ट्री स्टार्ट कर दिया, इसको कहते हैं न्यूक्लियर केमिस्ट्री। इनको फादर ऑफ न्यूक्लियर केमिस्ट्री भी कहा जाता है, एर्नस्ट रदरफोर्ड को। तो सबसे पहले चलिए पढ़ते हैं कि ये एक्सपेरिमेंट था क्या। तो सबसे पहले है, इट वाज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट। इट वाज अ सीरीज ऑफ एक्सपेरिमेंट, मतलब कि ये कोई एक एक्सपेरिमेंट नहीं था। ये 1908 से 1913 के बीच होने वाला बहुत सारा एक्सपेरिमेंट इन्होंने किया था। ऐसा नहीं था कोई एक एक्सपेरिमेंट था जिससे सब कुछ पता चल गया था। इन्होंने बहुत सारा एक्सपेरिमेंट किया था। और ये जो एक्सपेरिमेंट है, इस एक खास एक्सपेरिमेंट से न्यूक्लियस का कंफर्मेशन हुआ था कि न्यूक्लियस सच में होता है। इसको आज थ्योरेटिकली और एक्सपेरिमेंटली प्रूव किया गया था कि न्यूक्लियस सच में होता है। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देखिए, फोटो है, उसमें सेटअप दिया हुआ है कि ये कैसे हुआ था एक्सपेरिमेंट। तो हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे कि सबसे पहले क्या था। सबसे पहले यहाँ पे एक अल्फा रे इमीटर है, अल्फा पार्टिकल इमीटर। अल्फा पार्टिकल इमीटर क्या होता है? तो जो अल्फा रे का, अल्फा पार्टिकल का एक पूरा बीम को जो यहाँ से गन की तरह, एक गोली की तरह चलाता है, उसी को कहते हैं अल्फा पार्टिकल इमीटर। अब सबसे पहले ये है कि अल्फा पार्टिकल क्या होता है। तो अल्फा पार्टिकल कुछ नहीं, हीलियम नाम का एक गैस होता है। उससे हम लोग अगर दो इलेक्ट्रॉन को निकाल देते हैं, तो यहाँ पे सिर्फ न्यूक्लियस बचता है, दो प्रोटॉन और दो न्यूट्रॉन बचता है यहाँ पे। इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। इसमें दो प्रोटॉन, दो न्यूट्रॉन होता है। इसी को अल्फा पार्टिकल कहते हैं। और ये बहुत हैवी होता है, मतलब उस अकॉर्डिंग, उस लेवल पे बहुत हैवी होता है। तो इसको बहुत ही ज्यादा वेलोसिटी के साथ यहाँ से फायर किया जाता है। तो अगर हम लोग एक सिंपल लॉजिक से सोचे, तो सपोज यहाँ पे एक कागज का स्क्रीन है, और हमने इस पे एक बुलेट से गोली चलाई है, गन से गोली चलाई है अगर, तो ये क्या होगा, इसको छेद करके पीछे जाकर के टकरा जाएगा। यही होना चाहिए। तो यहाँ भी सबने यही सोचा था कि यहाँ से अगर हम फायर करेंगे, तो गोल्ड फॉइल से को तोड़ के यहाँ पे आके टकरा जाएगा, इस पॉइंट पे आके टकराएगा। लेकिन ऐसा हुआ नहीं उनके अकॉर्डिंग। तो क्योंकि पहले तो सब मानते थे कि ये जो गोल्ड फॉइल है पूरी तरह से सॉलिड है, इसमें कहीं कोई प्रकार का छेद या फिर कोई भी होल नहीं है, कोई भी खाली जगह नहीं है, पूरा एक सॉलिड प्लेट है। तो जब उन्होंने एक्सपेरिमेंट किया, तो जो ऑब्जर्वेशन आया वो बहुत ही अलग था, जो उनके उम्मीद से बिल्कुल अलग था। उन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि ऐसा भी कुछ हो सकता है। तो चलिए देखते हैं कि उन्होंने क्या एक्सपेरिमेंट किया और उसका ऑब्जर्वेशन क्या था। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग ऑब्जर्वेशन देख रहे हैं। तो लिखा हुआ है कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास द फॉइल अनडिफ्लेक्टेड। मतलब कि जो ज्यादातर अल्फा पार्टिकल्स थे, वो बिना किसी डिफ्लेक्शन के सीधा फॉइल से पास कर गए। मतलब कि वो जो गोल्ड फॉइल था उसके आर पार चले गए, किसी डिफ्लेक्शन, एकदम सीधा ऐसे आए और ऐसे ही चले गए, बिना किसी डिफ्लेक्शन के। अब अ स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स वे डिफ्लेक्टेड बाई लार्ज एंगल। मतलब कि 90 डिग्री से ज्यादा, कि ऐसे जा करके ऐसे आ गए, ऐसे जा करके ऐसे आ गए। तो 90 डिग्री से ज्यादा, जैसे कि पिक्चर में हम लोग देख सकते हैं कि ये सब जो है, ये लाइन वाला, ये लाइन, ये सब 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो ये बहुत ही कम था जो कि 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए थे। और कुछ पार्टिकल्स थे जो स्मॉल एंगल से डिफ्लेक्ट हुए थे, जैसे कि ये सब ये सब जो पार्टिकल्स कम स्मॉल एंगल से, कुछ 30 डिग्री, कुछ 60 डिग्री, कुछ 70 डिग्री से डिफ्लेक्ट हुए हैं। तो जो 60 डिग्री था, कम एंगल से डिफ्लेक्ट होने वाले भी बहुत कम थे। और उससे भी ज्यादा कम थे स्मॉल नंबर ऑफ पार्टिकल्स, 90 डिग्री से ज्यादा डिफ्लेक्ट हुए थे, वो बहुत कम थे। और अब आते हैं फोर्थ पॉइंट में। ऑब्जर्वेशन क्या था कि 1 in 20,000 पार्टिकल्स, 20,000 में से कोई एक पार्टिकल था जो 180 डिग्री रिटर्न, मतलब वापस आ जा रहा था। जैसे कि यहाँ से ऐसे गया और यहाँ गोल्ड फॉइल से टकरा करके वापस आ जा रहा था, मतलब कि 180 डिग्री रिटर्न, 180 डिग्री वो डिफ्लेक्ट हो रहा था, पूरा का पूरा वापस आ जा रहा था वो। तो ये 20,000, मतलब इतना कम पार्टिकल, सिर्फ एक 20,000 में से कोई एक ही पार्टिकल था जो वापस आ रहा था। ये इनका ऑब्जर्वेशन था। तो ये खुद सोच सकते हो, अगर तुम भी यहाँ पे एक पेपर लगाते हैं और यहाँ पे अगर हम लोग 20,000 बुलेट्स मारते हैं, तो ये कितना अजीब हम लोग को लगेगा
कि सारा का सारा पार कर गया और पेपर को कुछ नहीं हुआ, पेपर अभी तक वैसा का वैसा ये सारा क्रॉस कर गया है, कुछ कुछ इधर उधर जा रहा है और एक है जो हमारे को वापस आके लग जा रहा है। ये कितना ही अजीब एक हम लोग को ऑब्जर्वेशन देखने को मिलेगा, हम लोग कितने ज्यादा आश्चर्यचकित हो जाएंगे। अब इससे कंक्लूजन क्या निकाला गया? सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड, जैसा कि हम देख रहे थे कि ज्यादातर पार्टिकल जो था बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास कर गए थे। सिंस मोस्ट ऑफ द पार्टिकल्स पास अनडिफ्लेक्टेड द एटम मस्ट मोस्टली बी एम्प्टी, एटम जो है ज्यादातर खाली है, वहां पे कुछ भी नहीं है अंदर में। हम लोग पहले लग रहा था कि जो हम लोग ने थॉमसन मॉडल दिया था उसमें एक सॉलिड स्फीयर मान रहे थे, लेकिन जैसा कि देख रहे हैं कि पूरा का पूरा क्रॉस कर जा रहा है, तो मोस्ट ऑफ द जो उसका जो स्पेस है वो खाली है पूरा अंदर में। और दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या ले कंक्लूजन क्या ले सकते थे? अ स्मॉल फ्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स वेर डिफ्लेक्टेड, जैसा कि हम देख रहे थे कि थोड़ा थोड़ा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ था और बाय लार्ज एंगल्स, तो वहां पे जरूर कोई रिपल्सिव फोर्स होगा, जैसे कि अल्फा पार्टिकल्स पॉजिटिवली चार्ज होता है, अल्फा पार्टिकल्स का चार्ज पॉजिटिव होता है, अगर हम इसको किसी चीज पे मारते हैं जरूर अंदर में कोई पॉजिटिव चार्ज होगा जिसके वजह से डिफ्लेक्ट हुआ, इधर गया रिपल्सन के वजह से, तभी तो यहाँ से वापस आएगा ना रिपल्सन की वजह से। अट्रैक्शन अगर यहाँ पे निगेटिव चार्ज रहता तो फिर इसमें आके चिपक जाता। जैसे कि हम लोग जानते हैं अपोजिट अट्रैक्ट करता है, जो सेम है वो रिपेल करता है, तो जब ये डिफ्लेक्ट हुआ इसका मतलब है कि अंदर कोई जरूर पॉजिटिव चार्ज होगा जिसको रिपेल किया होगा। तो यहाँ से हम लोग ने दूसरा कंक्लूजन ये निकाला कि देयर मस्ट बी अ स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स इन द एटम, अंदर उस एटम के अंदर कोई स्ट्रॉन्ग रिपल्सिव फोर्स है। अब इसके बाद रदरफोर्ड ने प्रपोज किया द प्रेजेंस ऑफ न्यूक्लियस। रदरफोर्ड ने बताया कि न्यूक्लियस अंदर प्रेजेंट होता है विच इज वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू एटम, जो कि एटम के कंपेयर में बहुत ज्यादा छोटा होता है। मतलब एटम अगर बहुत बड़ा है तो उसके मुताबिक जो न्यूक्लियस है वो बहुत छोटा होता है। इसका एक हम आपको एग्जांपल देते हैं कि कितना छोटा होता है। तो सपोज अगर हम एक क्रिकेट का ग्राउंड लेते हैं, क्रिकेट का ग्राउंड है ऐसा गोल सा, अगर एटम को हम उतना बड़ा अगर मानते हैं कि चलिए एटम क्रिकेट के ग्राउंड इतना बड़ा है, तो उसके सेंटर में रखे एक मटर के दाने जितना छोटा होता है न्यूक्लियस, अराउंड 10⁻⁻5 टाइम्स छोटा। मतलब कि क्रिकेट का ग्राउंड अगर एक हमारा एटम है तो उसके बीच में रखे एक मटर के दाने के बराबर उसका न्यूक्लियस होता है, इतना छोटा होता है न्यूक्लियस एटम के मुताबिक, मतलब एटम के कंपेरिजन में। ठीक है, तो हम लोग आगे देखते हैं। आगे ये है उनका रदरफोर्ड का जो एटॉमिक मॉडल था, उनके अकॉर्डिंग ये प्रोटॉन है, ये न्यूट्रॉन है और ये इलेक्ट्रॉन, जो कि ऐसे उनके चारों तरफ घूमते रहते हैं, एक ऑर्बिट में घूमते रहते हैं ऐसे ऐसे करके, और सेंटर न्यूक्लियस में सिर्फ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहते हैं, इलेक्ट्रॉन हमेशा उसके चारों तरफ घूमते रहते हैं। ये उनका रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल था, जो कि काफी हद तक सही था उस टाइम के हिसाब से, जो कि उन्होंने बहुत ज्यादा एक्सपेरिमेंट करके मतलब बहुत ज्यादा मेहनत करके ये रिजल्ट निकाला था। बस इसमें थोड़ा थोड़ा कुछ कुछ कमियां था जो कि आगे जाके ठीक होता है। तो यहाँ पे ये हमारा रदरफोर्ड का एटॉमिक मॉडल है। अब ड्रॉबैक्स क्या था? तो ड्रॉबैक्स बहुत ही सिंपल सा था कि एक मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी है कि अगर कोई भी पार्टिकल चार्ज है, सपोज ये एक पार्टिकल है, इसको हम चार्ज कर देते हैं और अगर ये मूवमेंट करता है, मतलब किसी भी v वेलोसिटी से अगर ये चलता है, तो ये कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करेगा, कुछ ना कुछ एनर्जी रिलीज करता है। अब एनर्जी रिलीज करेगा तो इसका एनर्जी कम होगा। रदरफोर्ड का मॉडल में क्या था कि यहाँ पे न्यूक्लियस है और जैसे सन है, सन के चारों तरफ अर्थ और सारा प्लैनेट घूमते रहते हैं, वैसे ही न्यूक्लियस के चारों तरफ ये घूमते रहते हैं। लेकिन यहाँ पे दोनों में डिफरेंस ये था कि यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन्स घूम रहे हैं वो चार्ज थे, और जो हमारा प्लेनेट ये सब चार्ज नहीं है, ये सब अनचार्ज बॉडीज है। लेकिन तो प्लेनेट तो एनर्जी लूज नहीं कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन है ये सब एनर्जी लूज करेंगे। तो एनर्जी लूज करने से क्या होगा? एनर्जी लूज करके धीरे धीरे नजदीक आते रहेंगे, तो धीरे धीरे नजदीक आएंगे। सपोज ये इलेक्ट्रॉन अभी इस रेडियस पे घूम रहा है, ये एनर्जी लूज करेगा तो इसका रेडियस और छोटा हो जाएगा, फिर एनर्जी लूज लूज करेगा तो इसका रेडियस और छोटा छोटा होते होते यहाँ पे आकर के न्यूक्लियस में मिल जाएगा। तो क्या होना चाहिए कि हमारा एटम जो था सारा इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में मिल करके न्यूट्रल होकर के बर्बाद हो जाना चाहिए था। मतलब कि एटम जो था, अगर हम लोग रदरफोर्ड के थ्योरी को माने तो उसके अकॉर्डिंग तो ये एटम एग्जिस्ट नहीं कर सकता ना, तुरंत का तुरंत बर्बाद हो जाएगा। मतलब क्या उसको बोल सकते हैं, खत्म हो जाएगा। इसमें 10⁻⁻6 सेकेंड में अगर हम लोग कैलकुलेट करके देखा जाए तो इतना, बस इतना सेकेंड टाइम लगेगा एक एटम को खत्म होने में। लेकिन हम लोग देख रहे हैं कि हमारे हाथ में फोन है, हमारे हाथ में कॉपी है, ये सब बहुत दिन से है हमारे पास, ऐसा तो है नहीं कि तुरंत खत्म हो जाता है।
लिए कॉपी तुरंत खत्म, कॉपी बना और तुरंत खत्म हो जाता, ऐसा तो होता नहीं है। हमारे पास कितने महीनों से, कितने सालों से हमारे पास फोन कॉपी ये सब पड़े रहते हैं, कभी ये सब खत्म नहीं होता अपने आप। तो यहाँ इनका बहुत ही मेजर ड्रॉबैक यही था कि जब एनर्जी रिलीज करेगा तो उसका स्टेबिलिटी कैसे आप प्रूव कीजिएगा कि ये जो ऑर्बिट है इसका, ये स्टेबल कैसे रहता है, हमको ये मतलब उन्होंने क्वेश्चन उठ रहा था कि ये कैसे स्टेबल रहता है, हमको नहीं जानना, हमको जानना है। तो उनका जो थ्योरी था, इट कुड नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता है कि ये स्टेबल कैसे है। उनका बस यही ड्रॉबैक था, जो कि बहुत ही बड़ा ड्रॉबैक था, और इसीलिए इनके एटम में और मतलब इनके एटॉमिक मॉडल में और भी सुधार की जरूरत थी। तो अब यहाँ पे देखिए हम लोग डिटेल्ड रदरफोर्ड गोल्ड एक्सपेरिमेंट है, तो यहाँ पे हम लोग अच्छे से देख सकते हैं। ये बीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स यहाँ से गया, ये गोल्ड फॉयल है, ये सब स्क्रीन है, ठीक है। ये मूवेबल फ्लोरोसेंट स्केल था, ये घूम सकता था देखने के लिए कि कहाँ कहाँ इसका इम्पैक्ट हो रहा है, और इसके पीछे एक व्यूइंग माइक्रोस्कोप लगा था देखने के लिए कि कौन कौन से पॉइंट पे स्ट्राइक कर रहा है आके, ये जो अल्फा पार्टिकल्स है वो कौन कौन सा पॉइंट पे आके टकरा रहा है, ये सब देखने के लिए यहाँ पे माइक्रोस्कोप लगा था। और ये अंदर का एटम है, ये देखिए अंदर का एटम था, यहाँ से मैक्सिमम डिफ्लेक्ट मतलब बिना डिफ्लेक्टेड पास हो जा रहा था, कुछ कुछ डिफ्लेक्ट हो जा रहा था, और कुछ कुछ बहुत ज्यादा डिफ्लेक्ट हो रहा था, बाकी सारा जो था ऐसे करके पास हो जा रहा था, बिना किसी डिफ्लेक्शन के पास हो जा रहा था। कुछ यहाँ पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा है, कुछ यहाँ पे ऐसे डिफ्लेक्ट हो रहा था, और एक था जो 20,000 में से कोई एक जो वापस आ जा रहा था, ठीक है। तो ये इनका डिटेल एक्सपेरिमेंट था, इसी से अभी हमने पढ़ा कंक्लूजन ऑब्जर्वेशन क्या क्या था। अब इसको सुधारने के लिए अगला जो मॉडल आता है वो है बोर्स मॉडल ऑफ एटम, जो कि बहुत ही फेमस है, बहुत ही अच्छा मॉडल ऑफ एटम है, और इन्होंने काफी अच्छे तरीके से प्रूव किया था कि कैसे रदरफोर्ड का मॉडल का जो एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है। स्टेबिलिटी इन्होंने प्रूव किया था, मतलब कि इन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया था कि वो कैसे स्टेबल रहता है। अब ही इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ एनर्जी सेल्स ऑफ एटम, इन्होंने एनर्जी सेल्स का कॉन्सेप्ट दिया कि एटम्स में एनर्जी सेल्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहता है। तो अब पता चल रहा है कि एनर्जी सेल क्या होता है। तो एनर्जी सेल का भी देखिए हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं कि एनर्जी सेल क्या होता है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स कैसे रहते हैं। तो एनर्जी सेल देखिए सिंपल कुछ नहीं है कि एक ऐसा रीजन है जहाँ पे कि एनर्जी चेंज नहीं होता है, उस एरिया का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। इस एरिया का एनर्जी, ये जो लाइन है यहाँ पे जो एटम रहेगा, सॉरी इलेक्ट्रॉन रहेगा, उसका एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहेगा, ये एनर्जी लूज नहीं कर सकता है, क्योंकि वहाँ का एक फिक्स एनर्जी है। इस इस पॉइंट का एक फिक्स एनर्जी है जो कि कभी चेंज नहीं होता है। तो इलेक्ट्रॉन्स अगर वहां रहेगा तो उसका एनर्जी फिक्स रहेगा, वो चेंज नहीं हो सकता है। रेडिएट करेगा भी, अगर यहाँ से एनर्जी रेडिएट भी कर रहा है तो एनर्जी इसको इस सेल से मिल जाएगा वापस। रदरफोर्ड वाले में क्या था कि एनर्जी लूज करेगा तो इसका रेडियस छोटा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या होगा कि अगर ये एनर्जी ऐसे से लूज भी कर रहा है तो इसी सेल से इसको एनर्जी वापस मिल जाएगा, क्योंकि इस सेल का एनर्जी हमेशा कांस्टेंट रहता है। तो यही इन्होंने एनर्जी सेल का कांस्टेंट दिया, तो इससे पता चला कि वो कभी भी एनर्जी एनर्जी लूज करने की वजह से न्यूक्लियस में आके नहीं मिलेगा। ऐसे वरना क्या होता है, यहाँ से ऐसे आता और यहाँ पे आकर के ऐसे न्यूक्लियस में मिल जाता, लेकिन बोर्ड ने एक्सप्लेन किया कि ये जो एनर्जी लेवल है उसका एनर्जी को हमेशा पूरा करते रहता है, जिसके वजह से ये कभी भी न्यूक्लियस में आके नहीं मिलेगा। अब ये भी तो उनको बताना पड़ेगा ना कि ये एनर्जी सेल्स कहाँ पे होता है, मतलब कि किस पॉइंट पे होता है जहाँ की एनर्जी कांस्टेंट है। तो उसके लिए उन्होंने बताया कि जहाँ का एंगुलर मोमेंटम NH/2 हो, एन मतलब कि कोई भी नेचुरल नंबर 1 2 3 4 कुछ भी, तो जहाँ का एंगुलर मोमेंटम h/2 का एक मल्टीपल हो, जैसे कि mvr होता है एंगुलर मोमेंटम, और ये बराबर हो जाए NH/2 के, मतलब n मतलब 1 2 3 4 5 6, तो हम लोग बता सकते हैं कि कौन सा मतलब कहाँ कहाँ पे ये एनर्जी सेल प्रेजेंट होगा। तो mvr हो सकता है h/2 के, या 2h/2 के, या 3h/2 के, तीनों में से, या फिर 4h/2 का, ऐसा कहीं भी होगा तो वहां पे हम लोग का एनर्जी सेल का एनर्जी कांस्टेंट, वहां पे हम लोग को एनर्जी सेल देखने को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं, हम लोग को इलेक्ट्रॉन का मास पता है, उसका वेलोसिटी पता है, तो हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं कि कितना दूरी पे ये आर क्या है, कितना आर है जहाँ पे कि एनर्जी कांस्टेंट पाया जाएगा, जहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स पाया जा सकता है। तो वहां से हम लोग रेडियस निकाल लेते हैं कि कहाँ कहाँ ये रेडियस होता है। अब इसका एनर्जी कितना होता है, एनर्जी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसका फिक्स एनर्जी हम लोग को निकालना पड़ेगा कि एनर्जी कितना होता है। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि जो पहला सेल है उसका एनर्जी होता है 13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है।
दूसरे का एनर्जी होता है 3.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और फिर 1.65 ऐसे करके इलेक्ट्रॉन वोल्ट, मतलब 1 2 3 ऐसे करके एनर्जी। आगे आप लोग को पढ़ना होगा कि एनर्जी कैसे रेडियस पे डिपेंड करता है, कैसे एटॉमिक नंबर पे डिपेंड करता है, ये हम लोग को आगे पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने पढ़ा कि ये कहाँ कहाँ पाया जाता है। ठीक है, जो एनर्जी सेल है वो कहाँ पाया जाता है। चलिए मानते हैं, आप बोर्ड ने बोला कि एनर्जी सेल होता है जहाँ की एनर्जी कांस्टेंट होता है, लेकिन अगर हम उनसे पूछे कि ये बताइए कि एनर्जी सेल होता कहाँ पे, हम लोग कैसे बताएं कि कहाँ पे। हम लोग को अगर इलेक्ट्रॉन एटम के अंदर जाए तो हम कैसे खोजेंगे कि एनर्जी सेल वो वाला जो है जहाँ पे इलेक्ट्रॉन पाया जाता है वो कहाँ पे है। तो उसके लिए उन्होंने फॉर्मूला दिया कि जिसका एंगुलर मोमेंटम NH/2 पाई होगा वहां पे इलेक्ट्रॉन मिल जाएगा आपको। तो यहाँ से हम लोग रेडियस निकाल सकते हैं। mvr=h/2 पाई, सपोज पहला ऑर्बिट का ले रहे हैं, तो mvr=h/2 पाई। तो r निकालने के लिए क्या करेंगे, mv से डिवाइड कर देंगे, तो r हो जाएगा h/2 पाई mv। तो यहाँ से हम लोग ने रेडियस निकाल लिया। तो वैसे करके हम लोग निकाल सकते हैं कि कितना रेडियस पे जो एनर्जी है वो कांस्टेंट रहेगा। अब हम लोग आगे देखते हैं कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। हम लोग कोई भी चीज का कलर कब देख पाते हैं, जब वो वहां से लाइट इमिट करता है। ये तो आपको पता होगा कि अगर कोई भी चीज लाइट इमिट करता है तो हम लोग उसको देख पाते हैं। अगर कोई चीज लाइट इमिट नहीं करे तो हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं। जैसे कि अंधेरा में अगर कोई चीज रख देते हैं तो हम लोग उसको नहीं देख सकते हैं, क्योंकि वहां पे कोई लाइट ही नहीं है, तो वो रिफ्लेक्ट नहीं कुछ कर पाता है। जैसे अगर ये ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे एक लाइट आया और ये सारा लाइट ऑब्जर्व कर लेगा तो ये ब्लैक दिखेगा, हम लोग इसका मतलब कोई कलर नहीं दिखेगा। लेकिन जैसे जैसे लाइट इमिट करता है तो हम लोग के आंख के पास पहुंचता है अगर, तभी हम लोग इसको देख पाते हैं कि किस कलर का है। जिस कलर का लाइट इमिट करेगा हम लोग उसको उस कलर का देखते हैं। तो अब देखते हैं कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, वो लाइट इमिट कैसे करता है। तो जो ये क्या बोलते हैं, ये एनर्जी सेल्स है, इलेक्ट्रॉन इसके मतलब यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है, यहाँ से यहाँ जंप कर सकता है। तो अब हम लोग ये भी तो डाउट होगा ना कि कैसे जंप करता है, वो जंप क्यों करता है, उसका रीजन क्या है जंप करने का। तो सपोज कि इसको एनर्जी मिल गया, इसको अगर एक्स्ट्रा एनर्जी मिल जाता है, ये सब निगेटिव में एनर्जी है, मतलब कि ये अट्रैक्टिव फोर्स है यहाँ पे इसको जैसे ही एनर्जी मिला तो ये ऊपर आ गया, मतलब ये वहां से ऊपर आ जाता है। अगर इसको इतना डिफरेंस मिल जाए, इन दोनों का बीच का डिफरेंस कितना है, यहाँ पे आने के लिए इसको अब सपोज 13 रुपीज चाहिए और इसके पास अगर 3 रुपीज है, तो यहाँ से यहाँ आने के लिए इसको 9 रुपीज का जरूरत है, सपोज 9 रुपीज का जरूरत है, तो यहाँ से यहाँ तक सीधा जंप कर जाता है। ठीक है, इसको अगर 9 रुपीज कोई देगा तो यहाँ से यहाँ जंप कर गया, अगर यहाँ से यहाँ इसको सफिशियंट अमाउंट दिया जाता है तो यहाँ से यहाँ जंप कर जाता है। तो इस तरह से ये जंप करता है। अब अगर ये लूज कर दिया, यहाँ सपोज एनर्जी ये लूज कर दिया, तो यहाँ से यहाँ जंप कर जाएगा। अब यहाँ से यहाँ लूज किया तो इधर जंप कर जाएगा। इस तरह से ये ऊपर नीचे होते रहता है। कभी भी कोई इलेक्ट्रॉन किसी खास ऑर्बिट में स्टेबल नहीं रहता है, वो एक्साइट और डी एक्साइट होते रहता है। जब ऊपर जाता है तो उसको एक्साइट कहते हैं और नीचे आता है तो डी एक्साइट कहते हैं। ठीक है, तो सपोज किसी भी ऑर्बिट से अगर पहले ऑर्बिट में जाए तो उसको हम लोग कहते हैं लाइमैन सीरीज। मतलब कि सपोज दूसरा ऑर्बिट से या तीसरा ऑर्बिट से या चौथा ऑर्बिट से या पांचवा छठा सातवां आठवां ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट से अगर वो पहले ऑर्बिट में गिर रहा है तो उसको हम लोग लाइमैन सीरीज कहते हैं। लाइमैन सीरीज एक ऐसा ही नाम है जो कि इस सीरीज का सारा लाइट को, जो सारा हमारा रे है उसको कहते हैं। अगर किसी रे से सॉरी किसी ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट में गिर जाए तो उसको हम लोग कहते हैं बाल्मर सीरीज। ठीक है, तो किसी ऑर्बिट से अगर दूसरे ऑर्बिट में गिरे तो उसको हम लोग बाल्मर सीरीज कहते हैं। किसी ऑर्बिट से तीसरे ऑर्बिट में अगर गिर जाए तो उसको हम लोग पास्टन सीरीज कहते हैं। किसी ऑर्बिट से चौथे ऑर्बिट में गिरे तो उसको हम लोग ब्रैकेट सीरीज कहते हैं। और किसी ऑर्बिट से अगर पांचवें में गिर जाए तो उसको पास्टन सीरीज कहते हैं। ठीक है, तो ये हमारा इस तरह से इलेक्ट्रॉन जंप करता है। सपोज आठवां ऑर्बिट में भी इलेक्ट्रॉन है, अगर वो पहले में जंप कर गया तो इसको लाइमैन सीरीज कहेंगे। सपोज अगर आठवां में है और वो तीसरे में जंप कर गया, तीसरा n=3 पे, तो उसको हम लोग पास्टन सीरीज कहेंगे। अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि बाल्मर सीरीज में क्या होता है। बाल्मर सीरीज का एनर्जी होता है, सपोज किसी भी ऑर्बिट से अगर दूसरा ऑर्बिट में कूद रहा है, वही सिर्फ विजिबल रीजन में होता है, मतलब उसी का एनर्जी है जो हम लोग देख सकते हैं। बाकी ये सब अल्ट्रा वायलेट है, कुछ नियर इंफ्रारेड है, कुछ बहुत इंफ्रारेड है, मतलब ये सब हम लोग तो नहीं देख पाते ना। अल्ट्रा वायलेट लाइट हम लोग नहीं देख सकते हैं, इंफ्रारेड हम लोग नहीं देख सकते हैं। और बाल्मर सीरीज का ही एक लाइट है जो कि हम लोग देख पाते हैं, जो कि हमारे विजिबल रेंज में होता है। तो जो भी कलर कलर हमारे किसी भी ऑब्जेक्ट का होता है वो इसी जंप की वजह से होता है। किसी भी ऑर्बिट से सेकंड में ही जो जंप होता है उसी की वजह से हम किसी का कलर देख पाते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ने जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पढ़ लिया कि जंपिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है।
इस तरह से बोर ने समझाया कि किस तरह से इलेक्ट्रॉन स्टेबल रहता है किसी भी ऑर्बिट में, और किस तरह से वो जंप करता है अपना एनर्जी लूज करके या फिर एनर्जी गेन करके ऊपर और एक्साइट हो जाता है। इस तरह से उन्होंने समझाया था टोटल। ये एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला उन्होंने दिया था कि एम जी आर इज इक्वल टू एन एच बाई टू पाई में हम लोग देख सकते हैं कि कहाँ कहाँ इलेक्ट्रॉन्स पाया जाता है। फिर उन्होंने एनर्जी सेल्स का कॉन्सेप्ट दिया था, ये सब हमने पढ़ लिया। रदरफोर्ड का भी समझ में आ गया होगा कि इन्होंने क्या कैसे एक्सपेरिमेंट किया था, क्या ऑब्जर्वेशन रहा था, ऑब्जर्वेशन और उसका कंक्लूजन क्या क्या रहा था। फिर उनका एटॉमिक मॉडल ये रहा, एटॉमिक मॉडल इसमें न्यूक्लियस सेंटर में रहता है, उसमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन रहता है, इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व करते रहता है एक ऑर्बिट में। फिर इनका ड्रॉबैक में हमने पढ़ा था कि ड्रॉबैक क्या होता है। तो ये मैक्सवेल का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी को प्रूफ नहीं कर पाता, ये स्टेबिलिटी को एक्सप्लेन नहीं कर पाता कि स्टेबल कैसे है एटम, अगर ये एनर्जी लूज करेगा तो स्टेबल कैसे रहेगा, ये भी नहीं समझ। अब आगे हम लोग ने पढ़ा था डिटेल्ड स्ट्रक्चर, यहाँ पे देख लो सब कुछ, ये कैसे कैसे डिफ्लेक्ट होता है, यहाँ पे स्क्रीन कैसे कैसे वहां पे लगाया गया था जिससे कि पता चला कि किधर किधर वो डिफ्लेक्ट हो रहा है वो बीम। और फिर बोर्स मॉडल। तो ठीक है, अगर कोई डाउट होगा तो कमेंट में पूछ लेना, हम लोग क्लियर कर देंगे जैसे टाइम मिलेगा तो। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही।